आज जो हमारा टॉपिक चल रहा है बिहार एनुंसिएशन में, टॉपिक नंबर है 10। ठीक है, वैसे आप लोग की तैयारी कैसी चल रही है? आई होप सभी की तैयारी अच्छी चल रही होगी। और हमारा जो टॉपिक है स्वास्थ्य परामर्श के उद्देश्य, सिद्धांत एवं विधियाँ। ठीक है, अब देखते हैं हम आज इस टॉपिक को कैसे कितना समझ पाते हैं। ठीक है, स्वास्थ्य परामर्श का अर्थ, मीनिंग ऑफ हेल्थ काउंसलिंग। जो हेल्थ काउंसलिंग होती है उसका अर्थ क्या होता है? तो यहाँ पे हम देखते हैं कि मीनिंग ऑफ हेल्थ काउंसलिंग क्या होती है। बहुत ही अगर किसी बीमारी को ठीक करना है तो जितनी मेडिसिन की इंपॉर्टेंस होती है उतनी ही एक बेस्ट काउंसलर की भी नीड होती है। काउंसलिंग ही क्या होता है, किसी पेशेंट को अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है, अगर उसे साइकोलॉजिकल सपोर्ट या टाइम से उसे काउंसलिंग, सही काउंसलिंग मिल जाए तो काफ़ी हद तक उन बीमारियों को सही होने में बहुत हेल्पफुल हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं स्वास्थ्य परामर्श एक जो भी मार्गी प्रक्रिया है, जिसे टू वे प्रोसेस भी कहते हैं। इसे हेल्थ काउंसलिंग को क्या कहते हैं? टू वे प्रोसेस भी कहते हैं। यह केवल सलाह देना नहीं, बल्कि एक ऐसी संवेदनात्मक प्रक्रिया जिसमें परामर्शदाता है या एनम जो भी काउंसलर है वहाँ पे, और परामर्शग्राही जो भी परामर्श ले रहा है, जैसे कि एज अ पेशेंट कोई है, मरीज लाभार्थी के साथ मिलकर समस्या का समाधान ढूंढना होता है। ये दोनों को क्या होता है, काउंसलर और काउंसलिंग जो ले रहा है वो, ठीक है, दोनों को क्या होता है कि कोई प्रॉब्लम है या फिर कोई बीमारी है तो उस पे बात करके उस बीमारी या उस चीज़ का, उस प्रॉब्लम का सलूशन पाना होता है। ठीक है, इसका मुख्य लक्ष्य व्यक्ति को इस योग्य बनाना कि वह अपने स्वास्थ्य के लिए सही निर्णय स्वयं ले सके। जैसे कि किसी भी पर्सन को आप अगर हेल्थ एजुकेशन दे रहे हैं तो उस टाइम पे क्या करना है कि आपको उसको इतनी कैपेबल, उसको इतना मतलब आपको समझाना है या बताना है सारी चीज़ों के बारे में कि वो जो अपना डिजीज़ है या फिर कुछ भी है उसके कौन से टेस्ट करवाने हैं, किस डॉक्टर से हमें मिलना है। तो उन सारी चीज़ों के लिए अपने आप में कॉन्फिडेंस हो और वो निर्णय जो डिसीजन होते हैं वो खुद से ले सके। ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? हम काउंसलिंग जो है हेल्थ काउंसलिंग, उसके ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका उद्देश्य क्या है? ठीक है, वो देखते हैं हम। क्या है, परामर्श के उद्देश्य बहुआयामी होते हैं। जो परामर्श के उद्देश्य हैं वो बहुआयामी होते हैं। व्यवहार में परिवर्तन से बिहेवियर चेंज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि लोगों को पुराने असुरक्षित स्वास्थ्य आदतों को छोड़कर वैज्ञानिक और सुरक्षित तरीके अपनाने के लिए प्रेरित करना। जैसे खुले में शौच से बजाय शौचालय का उपयोग करना, ये बिहेवियर होता है। थोड़ा सा मतलब बिहेवियर है कि शौच बाहर जा रहे हैं खुले में तो उनको शौचालय का यूज़ करना है। इन सारी चीज़ों के लिए बताना है, उसका पर्सन का, किसी पर्सन का बिहेवियर चेंज करवाना। प्रिवेंशन ऑफ डिजीज़, बीमारियों की रोकथाम की काउंसलिंग कैसे करते हैं? संक्रामक रोगों जैसे कुपोषण या स्वच्छता के प्रति जागरूक कर बीमारियों से फैलने को रोकना। जैसे कि प्रिवेंशन में क्या होता है कि अपने आप को कैसे सुरक्षित रखें, बीमारियों से कैसे रोकथाम करें, इस टाइप की काउंसलिंग हो जाती है। कि इन्फेक्शन को कैसे दूर करना है, खुद से इन्फेक्टेड नहीं होना, या मालन्यूट्रिशन और स्वच्छता, इन सारी चीज़ों के लिए उन्हें जागरूक अवेयर करना। डिसीजन मेकिंग में क्या हो जाता है कि कोई भी डिसीजन लेने में कैसे वो अपने आप में कॉन्फिडेंस हो। जैसे कि हो गया फॉर एग्जांपल फैमिली प्लानिंग, परिवार नियोजन के साधनों या प्रसव संस्थागत करवाना है या घर पे करवाना है के बारे में सही डिसीजन वो ले सकें, निर्णय ले सकते हैं। तो इसमें ये हो गई डिसीजन मेकिंग। ठीक है, रिमूविंग मैथ्स, इसमें क्या होता है, भ्रांतियों का निवारण। ग्रामीण क्षेत्र में प्रचलित अंधविश्वासों, स्वास्थ्य के संबंधी गलत धारणाओं को वैज्ञानिक तथ्यों द्वारा दूर करना। गाँव में क्या हो जाता है कि बहुत सारे अंधविश्वास होते हैं जो हेल्थ से रिलेटेड होते हैं, तो उनको दूर करने के लिए वैज्ञानिक तथ्य होते हैं, उन्हें जो प्रूव्ड हैं वो बताना और प्रूव करना। ठीक है, एंड नेक्स्ट हमारा साइकोलॉजिकल सपोर्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। हर एक पेशेंट को, हर एक नॉर्मल पर्सन को भी इसकी ज़रूरत होती है साइकोलॉजिकल सपोर्ट की। इसमें क्या है, गंभीर बीमारी जैसे टीबी हो गया, HIV हो गया, कैंसर हो गया, इसमें क्या होता है, तनाव की स्थिति में मरीज का जो मनोबल होता है बहुत बढ़ जाता है। जैसे कि सॉरी, मनोबल बढ़ाना होता है। इसमें क्या होता है, मनोबल उनका कम हो जाता है। वो इतनी बीमारी इतनी बड़ी होती है कि वो सोच सोच के कि ठीक होगी या नहीं होगी, मुझे क्यों हो गई, कैसे हो गई। तो इन सारी चीज़ों के लिए ना वो पेशेंट जो होता है, और बीमार तो ऑलरेडी है बट वो इन सारी चीज़ों को सोच सोच के वो डिप्रेशन में जाता है, और तनाव से और भी बीमारियाँ फैल जाती हैं, जैसे शुगर, हाइपरटेंशन, ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ऐसे पेशेंट को साइकोलॉजिकल सपोर्ट देना। अगर आप पेशेंट नहीं है, एज आपके सराउंडिंग भी कोई ऐसा पर्सन है जो किसी बीमारी को लेके या कोई ऐसी कोई बड़ी बातें हैं, चीज़ें हैं जिनको वो कन्फ्यूज़्ड है या परेशान है, तो आप उनको साइकोलॉजिकल सपोर्ट ज़रूर दें। ठीक है, सेल्फ केयर, स्वयं स्व देखभाल, अब तो सबकी तो कर ली, अपनी भी तो केयर करनी है। मरीज को इस काबिल बनाना है कि वो अपनी छोटी मोटी सी स्वास्थ्य समस्याएं जो होती है प्रबंधन खुद कर सके। किसी भी जैसे कि पेशेंट क्या होता है, पेशेंट को ऐसा फील ना हो कि वो असहाय है, वो दूसरों पर डिपेंड हो। उन्हें सेल्फ डिपेंडेंट बनाना कि जितना हो सके अपनी चीज़ें वो खुद से करें। ठीक, अब प्रिंसिपल्स क्या हैं,
हेल्थ जो काउंसलिंग होती है उसके प्रिंसिपल्स देखते हैं। एक सफल परामर्शदाता बनने के लिए इन सिद्धांतों का पालन करना बिल्कुल अनिवार्य है। अगर आपको सफल एक अच्छा काउंसलर बनना है तो आपको इन सिद्धांतों का पालन करना चाहिए। कौन सी? कॉन्फिडेंटली, आपके अंदर क्या होती है? गोपनीयता, मरीज द्वारा बताई गई व्यक्तिगत जानकारी को गुप्त रखना। ठीक है, तो इन इस जो अगर कोई पेशेंट आपको कुछ भी शेयर कर रहा है तो आप नेक्स्ट पर्सन को या नेक्स्ट पेशेंट को जाकर वो चीज़ नहीं बताएंगे। यदि मरीज को भरोसा नहीं होगा तो अपनी समस्या जो होती है खुलकर नहीं बता पाएगा। अगर उसने अपनी प्रॉब्लम ही नहीं बताई तो आप उसे साइकोलॉजिकल सपोर्ट किस टाइप से दे पाएंगे? तो आपको क्या है, फर्स्टली तो उसे ट्रस्ट दिलाना होता है। एक्टिव लिसनिंग, सक्रिय सुनना होना चाहिए। एक्टिव लिसनिंग में होता है कि आपको बहुत एक्टिव होनी चाहिए। अगर कुछ किसी ने थोड़ा सा भी बोला है, बोलने की कोशिश की, तो आपको वो चीज़ पता होनी चाहिए कि किसके बारे में बोलना चाह रहा था और वो क्या बोल रहा था। परामर्शदाता को कम बोलना चाहिए, आपको कम बोलना है, आपको सुनना ज़्यादा है। मरीज़ को अधिक सुनना चाहिए, ठीक है? मरीज़ की बातों को जितना हम सुनेंगे उतनी अच्छे से उसकी प्रॉब्लम समझ सकेंगे और उसे काउंसलिंग कर सकेंगे। उनकी बातों को बिना बीच में टोके ध्यान से सुनें। अगर वो कोई बात बोल रहे हैं तो ऐसा नहीं कि बीच में हमें रोकना-टोकना है। पहले उनकी पूरी बात को सुनना है, देन सॉल्यूशन देना है। अब नेक्स्ट है हमारा बिना किसी भेदभाव, नॉन जजमेंटल एटीट्यूड। मरीज की जाति, धर्म, आर्थिक स्थिति या उसके अतीत के व्यवहार पर उसे जज नहीं करना है। अब ऐसा नहीं कि पेशेंट ने अपनी हिस्ट्री बता दी तो आप तो उसके पास को जान गए तो आप उसके अकॉर्डिंग उसे जज कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आपका जो बिहेवियर है वो चेंज कर रहा है। नॉट जजमेंटल एटीट्यूड, आपका एटीट्यूड जो होना चाहिए कि बिना किसी भेदभाव के उसकी पूरी बात को सुनना है। लास्ट तक आपको वैसा ही इंप्रेशन रहना है जैसा आपका फर्स्ट था, ठीक है? एंड क्या है? सिंप्लिसिटी। आप अगर किसी काउंसलिंग करने जा रहे हैं किसी की, तो आप क्या एकदम सिंपल होने चाहिए, ताकि किसी के अंदर अगर ये है कि मेरे पास ये नहीं है या वो नहीं है, तो उसे ऐसा लगना चाहिए कि इसको इतनी नॉलेज है फिर भी इतना सिंपल है, ठीक है? तो आपको क्या है? सरलता और स्पष्टता। तकनीकी डॉक्टर शब्दों का स्थान पर स्थानीय भाषा और सरल शब्दों का प्रयोग करें। क्या होता है? तकनीकी डॉक्टर शब्दों के स्थान पर, जैसे कि कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड के स्थान पे आपको नॉर्मली जैसे वो पेशेंट बात कर रहा है या फिर जैसा जिसको आप काउंसलिंग दे रहे हैं वो बात कर रहा है, आपको क्या करना है? उसकी तरह ही, उसकी लैंग्वेज में ही सिंपल बात करनी चाहिए, जिससे कि उसे समझ आए सारी चीज़ें, उसे ऐसा लगे कि आप भी उसकी चीज़ों को समझ रहे हो, उसकी बातों को, ठीक है? एक्सेप्टेंस, स्वीकार्यता। मरीज से भी प्रवेश आता हो, ठीक है? उसे सम्मान के साथ स्वीकार करें। अब पेशेंट ऐसा नहीं कि मतलब वो थोड़ा-सा डिसओरिएंटेड हो रहा है तो आप उसके ऊपर गुस्सा कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। आपको क्या करना, वो आपको पता है कि वो पेशेंट है, उसको नहीं पता कि आप कौन हैं। तो जब आपको पता है तो आपको उसके अकॉर्डिंग बिहेव करना चाहिए उसके साथ। तो उसको तब भी आपको एक्सेप्ट करना है कि हाँ, ये पेशेंट है और आपको उसकी केयर करनी है, ठीक है? एम्पैथी, एम्पैथी में क्या होता है? सहानुभूति, मरीज़ के दुःख या समस्या को उनके दृष्टिकोण से समझने का प्रयास करें, कि आप समझें कि पेशेंट जो है उसके पास इतनी सारी प्रॉब्लम्स है और ये इतना दुखी है, तो उन सारी चीज़ों को समझने की आप कोशिश करें। परामर्श, स्वास्थ्य परामर्श की विधियाँ, मेथड्स कौन-कौन से होते हैं? अब यहाँ पे आप अगर काउंसलिंग देना चाह रहे हैं और कैसे देंगे, मेथड कौन-कौन से हैं काउंसलिंग के, ठीक है? तो वो हम देखते हैं। परामर्श को होता है मुख्य रूप से 3 श्रेणियों में बाँटा जा सकता है। मुख्य 3 मेथड्स हैं जिनमें हम बारी-बारी से ऐसे समझ सकते हैं। इंडिविजुअल काउंसलिंग, इंडिविजुअल में क्या होता है कि एक पर्सन से वन ऑन वन, ठीक है? वन ऑन वन होने वाली बातचीत होती है, मतलब एक-एक से, एक पर्सन है आपके रूम में, एक रूम है छोटा-सा, उसमें एक पर्सन है और आप हैं, या फिर एक पेशेंट का बेड है और आप हैं, ठीक है? दूसरे पेशेंट के बेड में थोड़ी-सी गैपिंग है, नेक्स्ट दूसरा पेशेंट है, तो आप उस पेशेंट से भी उस बेड से बात कर सकते हो। इसमें क्या होता है? वन ऑन वन होने वाली बात होती है। उपयोग जब मामला अत्यंत निजी हो, जैसे परिवार नियोजन या यौन रोग या गर्भावस्था की जटिलताएँ। इसमें क्या होता है? ऐसी अगर कोई पर्सनल मैटर है जिसमें कि अगर दूसरे पर्सन को बिल्कुल भी पता नहीं चलना चाहिए, एक ही पर्सन की बात है, तो उसमें क्या हम करेंगे? थोड़ी-सी इंडिविजुअल काउंसलिंग करें। इसमें इससे क्या होता है? लाभ क्या होता है? जो पेशेंट होता है उसे ऐसा लगता है सिर्फ़ आप उसकी बात को सुन रहे हैं, तो वो आपको अपनी सारी चीज़ें होती हैं जो ओपनली बता सकता है। सामूहिक परामर्श, ग्रुप काउंसलिंग में क्या हो जाता है कि अगर बहुत सारे लोग हैं जिनकी एक ही प्रॉब्लम है, तो आप क्या करते हैं? उनको एक साथ लेकर और उनकी काउंसलिंग एक साथ कर देते हैं। इसमें क्या होता है? टाइम भी बचता है और उस किसी की प्राइवेसी भी ऐसी नहीं होती कि कोई प्राइवेसी वाली बातें हों, तो ऐसा नहीं होता। इनमें एक समान समस्या स्थिति वाले जो लोग होते हैं, जैसे समूह है, उनको गर्भवती महिलाएँ या किशोरियाँ शामिल होते हैं, ठीक है? और या VHSND, विलेज हेल्थ एंड न्यूट्रिशन डे के दौरान स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रमों में जैसे कि लोगों को बताना, या फिर हैंड वॉशिंग हो गया, यहाँ पे नहीं है, मैं बता रही हूँ आप लोगों को, हैंड वॉशिंग के बारे में लोगों को बताना, ठीक है? सैनिटेशन, हैंड हाइजीन कैसे मेंटेन करना, ये सारी चीज़ें होती हैं जो ग्रुप डिस्कशन में हो जाती हैं। बेनिफिट क्या होते हैं इसके? लोग एक दूसरे के अनुभव से सीखते हैं और उनका आत्मविश्वास बढ़ता है। अब लोग जो होते हैं एक साथ एक दूसरे से सीखते हैं कि हाँ, इसको मतलब ये ऐसे कर रहा है,
दूसरे एक दूसरे से पूछ भी सकते हैं बाद में भी कि हाँ वो कैसे बताया गया था, ठीक है। तो इसका भी बेनिफिट हो जाता है। अब नेक्स्ट देखते हैं गेदर मॉडल। गेदर मॉडल में क्या हो जाता है, इसका जो गेदर है उसका बाकायदा फुल फॉर्म है वो आप लोगों को मैं समझाऊंगी, ठीक है। स्वास्थ्य क्षेत्र विशेषकर एनम के लिए यह सबसे प्रभावी विधि मानी जाती है। कौन सी, इसमें हम देखते हैं इसका फुल फॉर्म। जीसी क्या होता है, ग्रीट। ग्रीट मतलब होता है आप उसके नमस्ते या अभिवादन करेंगे, मरीज का मुस्कुराहट और सम्मान के साथ स्वागत करें। फर्स्टली हेलो या फिर नमस्ते, आप कैसे हो, क्या है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको फेस पे हल्की छोटी मतलब स्माइल भी रखनी है, माइनर। आस्क, ऐसा नहीं कि गुस्से में गए आप कैसे हो, क्या है, ठीक है। तो आस्क, अब उससे पूछेंगे, ऐसे हो गए आस्क। पूछे उनकी समस्या, जरूरतें और पिछली आदतों के बारे में जानकारी लें। जैसे कि पेशेंट आता है तो उसका हम नर्सिंग असेसमेंट करते हैं, यहाँ पे वो आ जाता है, आस्क आता है कि आप कैसे हो और आप पिछले पिछले कभी बीमार हुए हो ऐसे, या फिर पहले कभी हॉस्पिटल गए हो, या पहले कोई सर्जरी हुई। तो इन सारी चीज़ों के बारे में पूछना है। एंड टी सी आप टेल, बताएं समस्या के समाधान के लिए उपलब्ध विकल्पों जानकारी को साझा करें। अब उन्होंने अपनी प्रॉब्लम तो बता दिया, आप उनके प्रॉब्लम का क्या समाधान है आपको वो भी बताना। अगर किसी ने बोला कि हमें दर्द हो रहा है तो आपको ये बताना कि हाँ अभी दर्द की दवाई दी जा रही है, ठीक है। यहाँ पे टेल होता है, आपको वहाँ पे बताना है। एच, एच का मीन्स क्या होता है, हेल्प, सहायता, मरीज को उनके लिए सबसे अच्छा विकल्प चुनने में मदद करें। अब वो अगर पेशेंट अक्सर क्या होता है कन्फ्यूज हो जाता है कि हमें सर्जरी करानी चाहिए या नहीं करानी चाहिए, तो इसमें क्या है, उन्हें थोड़ी सी हेल्प करें कि हाँ आपको ऐसा है तो ऐसे ज़रूर आपको सर्जरी करानी चाहिए, नहीं तो फ्यूचर में प्रॉब्लम हो सकती है। एक्सप्लेन, ई से हो गया एक्सप्लेन, हमारा समझाने समझाएं चुने गए विकल्प का उपयोग कैसे करना है इसके बारे में विस्तार में बताया। अब जो भी उसने डिसीजन लिया है तो उसको यूज कैसे करना है उसके बारे में एक्सप्लेन करें। आर से हो गया रिटर्न, दोबारा मिलना, अगले फॉलो पर या मुलाकात के समय का तय करके उसे बताना कि अब नेक्स्ट टाइम हम कब मिलेंगे और कब इस टॉपिक पर बात करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा स्टेजेस ऑफ काउंसलिंग प्रोसेस। जो काउंसलिंग प्रोसेस होती है उसमें स्टेजेस कौन कौन सी होती हैं। इसमें होता है एक सफल परामर्श अचानक खत्म नहीं होता है। जैसे कि एक अच्छा जो काउंसलिंग होती है वो एक साथ नहीं कि आप बात कर रहे हैं बात के बीच में ही खत्म हो गया, नहीं, बल्कि चरणों में चलता है, ठीक है। ये स्टेप बाय स्टेप चलता रहता है। कौन कौन से, इसे इनिशियल फेस, प्रारंभिक फेस कहते हैं इसे। इनमें क्या होता है, एएनएम मरीज के साथ तालमेल और रिपोर्ट बनाती है, को सहज महसूस कराती है, ठीक है, ताकि वो अपनी बात कर सके। इसमें क्या होता है, पेशेंट और जो इनम होती है, जो नर्सेस होती हैं, वो आपस में एक दूसरे से तालमेल बनाती हैं, ठीक है। आईपीआर मेंटेन करती है, उसे कहते हैं इनिशियल फेस, फर्स्टली फेस, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा असेसमेंट फेस, आकलन चरण। इसमें क्या होता है, एनम मरीज की समस्या के बारे में विस्तार से जानकारी जुटाती है, जैसे खाना पान, लक्षण या पुरानी बीमारियां। इनके बाद असेसमेंट में होता है किसी भी पेशेंट, जो नया पेशेंट आ गया तो उसके बारे में पूरी हिस्ट्री लेना, उसको क्या किसी खाने से एलर्जी है या नहीं है, पुरानी कोई मेडिसिन घर से ले रहा है या नहीं ले रहा है, और उसके अगर कोई पहले कभी ऐसे बीमार हुआ या नहीं, ब्लड चढ़ा या नहीं, कोई सर्जरी हुई, तो ये सारी चीज़ें उसमें क्या होता है, असेसमेंट में पेशेंट से हिस्ट्री लेते हैं। वर्किंग फेस सबसे लंबा चरण है। इसमें मरीज को विभिन्न विकल्पों के बारे में बताया जाता है, उनकी शंकाओं को दूर किया जाता है और उन्हें समाधान की ओर ले जाया जाता है, ठीक है। ये सबसे बड़ा और लंबा फेज चलता है, वर्किंग फेज। टर्मिनेशन फेज में क्या होता है, समापन चरण। इसमें बातचीत का सार समरी निकाला जाता है और यह सुनिश्चित किया जाता है कि मरीज को समझ आ गया, ठीक है। अब आपने मतलब लास्ट में ये किया कि समरी, कि हाँ कंक्लूजन में ये हुआ कि हाँ पेशेंट को मेरी बातें सब कुछ समझ आ गया। फॉलो परामर्श के बाद यह देखना कि मरीज ने बताई गई बातों पर अमल किया है या नहीं। आपने जो भी उन्हें समझाया है वो आपको ये देखना है कि वो आपकी बातों को मान रहा है या नहीं मान रहा है, ठीक है। तो ये आपको फॉलोअप में लेना है। एक कुशल परामर्शदाता एनम के गुण, एक जो बेस्ट काउंसलर होता है उसके गुण क्या होते हैं। बिहार एनम में जो होता है ये प्रश्न बार बार आता है कि अच्छे परामर्शदाता के क्या गुण होने चाहिए। मतलब जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ ना, इसकी एक एक लाइन भी इम्पोर्टेंट है। पेशेंस, ग्रामीण क्षेत्र में क्या हो जाता है, मरीज अक्सर अपनी बात लंबी या घुमावदार तरीके से कहते हैं, जैसे कि वो अपनी बात को ना बताना भी चाहते हैं बताना भी नहीं चाहते हैं, तो वो क्या करते हैं धीरे धीरे बात को खींचते रहते हैं और फिर देखते हैं अगर अच्छा चांस मिला तो बताएंगे, नहीं तो फिर उसे खत्म कर देंगे। इन लोगों को बिना चिढ़े उन्हें सुनना है। अब क्या करते हैं कि वो लोग अगर 2 मिनट की बात है 10 मिनट में बता रहे हैं फिर भी उसे सुनना है, पेशेंस रखना है अपने अंदर। अवलोकन कौशल, ऑब्जर्वेशन स्किल में क्या होता है, मरीज की बातों को साथ साथ उनके हाव भाव, बॉडी जो लैंग्वेज होती है को समझना। कभी कभी मरीज बोलता कुछ और है, उसके चेहरे के भाव कुछ और कहने लगते हैं, तो इसमें क्या हो जाता है कि आपको ये भी देखना है कि उसकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, आई कांटेक्ट रखना है, ताकि उससे ऐसा लगे कि अगर वो झूठ बोल रहा है तो भी आप समझ जाएंगे कि झूठ बोल रहा है कुछ ना कुछ। सांस्कृतिक संवेदनशीलता, सामान्य जो स्थानीय रीति रिवाज होते हैं और खान पान है उनका सम्मान करना है, कि अगर आप कोई चीज़ आपको नहीं पसंद है तो अगला पर्सन अगर उस खा रहा है तो आपको ऐसा नहीं बोलना कि नहीं ये चीज़ खराब है, उसकी रिस्पेक्ट करनी है, ठीक है। आत्मनियंत्रण,
अपनी भावनाओं या गुस्से पर काबू रखना है, चाहे मरीज कितना भी कठिन सवाल क्यों ना पूछे। अब ऐसा नहीं कि किसी पेशेंट ने कोई अजीब सा क्वेश्चन कर लिया तो आप क्या करेंगे, उसे गुस्से में आप बोल देंगे ऐसे ये तो क्वेश्चन ही रॉन्ग है। नहीं, आपको क्या करना है, आत्मनियंत्रण सेल्फ कंट्रोल करना है और उस क्वेश्चन को कैसे आपको हैंडल करना है, ठीक है, या उसका जवाब कैसे देना है या उस पेशेंट को कैसे हैंडल करना है, ये आपके अंदर इतनी कैपेबिलिटी होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारा बैरियर टू काउंसलिंग। अब काउंसलिंग तो आप कर देंगे, अच्छी बात है, बट काउंसलिंग में कुछ बैरियर्स भी होते हैं। कौन कौन से होते हैं? परामर्श हमेशा सफल नहीं होता है क्योंकि बीच में कुछ रुकावटें आ जाती हैं। बाधा का प्रकार होता है, कुछ बाधा के प्रकार हैं। कौन कौन से? फिजिकल कौन से होते हैं कहाँ बैरियर्स? परामर्श के स्थान पे बहुत शोर होना। जब आप किसी को काउंसलिंग कर रहे हैं किसी, तो वहाँ पे क्या होता है, बहुत ज़्यादा शोर है या लाउड स्पीकर है, तो जो आप बात बोल रहे हो नेक्स्ट पर्सन को समझ ही नहीं आ रही कि आप बोल क्या रहे हो। तो प्राइवेसी की कमी, बहुत सारे लोग हैं, भीड़ भाड़ है, आपको फैमिली प्लानिंग पे बात करनी है, तो भी ये बैरियर है। बैठने की सही व्यवस्था ना होना। अब जो दोनों के पैरों में दर्द है, दोनों को खड़े खड़े बात करनी पड़ रही है, तो इससे भी क्या होगा कि जल्दी जल्दी अपना काउंसलिंग करो और निकलो, समझ आए या ना आए, ठीक। तो इससे क्या होता है, जो पेशेंट होता है वो भी इतना इंटरेस्टेड नहीं होता है। एंड नेक्स्ट है हमारा लैंग्वेज। अब पेशेंट को कोई और लैंग्वेज आ रही है, आपको कोई और लैंग्वेज आ रही है, तो इससे भी लैंग्वेज प्रॉब्लम भी हो जाती है। एनम शुद्ध हिंदी या अंग्रेजी में बोले, जैसे एनम को क्या करना है, अगर पेशेंट है हिंदी में बात कर रहा है तो आपको हिंदी में बोलना है, या अंग्रेजी तो अंग्रेजी में। मरीज केवल मगही, मैथिली या भोजपुरी को समझता हो, ठीक है, तो पेशेंट की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग ही आपको बात करनी है। मनोवैज्ञानिक बाधा, मरीज का बहुत ज़्यादा डरा होना या एनम पर विश्वास ना हो। अब इसमें क्या हो गया कि जैसे कि जो पेशेंट है बहुत ज़्यादा डरा हुआ है या उससे एनम पे भरोसा नहीं है, तो ये भी एक बैरियर होता है काउंसलिंग का, ठीक है। अब यहाँ पे ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं कि इनमें से बैरियर कौन सा बैरियर नहीं है, तो आपको ना एक एक लाइन को अच्छे से वीडियो को पॉज करके बार बार पढ़ना है, बार बार रिवीजन करना है। सांस्कृतिक बाधा, कुछ समुदाय में पुरुष डॉक्टर या बाहरी महिला से बात करना वर्जित माना जाता है। जैसे कि कुछ कुछ ऐसे ऐसे गांव होते हैं, ऐसे कम्युनिटी होते हैं जहाँ पे क्या होता है, पुरुष डॉक्टर या बाहरी महिला से, अगर बाहर के कोई एनम आ गई या बाहर का कोई पुरुष आ गया तो उससे महिलाओं से बात करना वर्जित माना जाता है। ये भी एक बैरियर होता है। पर्यावरणीय बाधा, बहुत अधिक गर्मी, रोशनी की कमी या अस्पताल में बहुत ज़्यादा भीड़, ये भी एक बैरियर होता है काउंसलिंग का, ठीक है। अब आप कहीं काउंसलिंग करने में बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है तो आप क्या ही बात करेंगे, ठीक है, गर्मी गर्मी करेंगे। रोशनी, अब आपको लाइट की ज़रूरत है, वी एड्स कर रहे हैं वहाँ पे, अब रोशनी नहीं है, लाइट नहीं है, तो लोगों का जो माइंड है वो इतना कंसंट्रेट नहीं हो पाता है। अब देखते हैं बिहार एनएम के लिए कुछ परामर्श के मुख्य कार्य क्षेत्र कौन कौन से होते हैं। आपको इन 4 क्षेत्रों डीप काउंसलिंग करनी होती है। कहाँ पर आपको मतलब अब ये है कि काउंसलिंग आपको करनी आ रही है, ठीक है, काउंसलिंग आप क्या है ये भी पता है, काउंसलिंग के बैरियर्स क्या है ये भी पता है, बेनिफिट क्या है ये भी पता है। अब यहाँ पे काउंसलिंग करनी कहाँ कहाँ है, किस किस क्षेत्र में। एंटीनेटल काउंसलिंग, गर्भवती महिला है, जो कोई प्रेग्नेंट लेडी है आपकी कम्युनिटी में, उसको क्या करना, आयरन की गोलियाँ, टिटनेस इंजेक्शन, पोषण के बारे में समझाना, ये भी एक काउंसलिंग है, ठीक है, एज एनम। एंड नेक्स्ट है हमारा फैमिली प्लानिंग। छोटा परिवार सुखी परिवार के लाभ और उपलब्ध संसाधनों जैसे कंडोम या छाया अंतरा के बारे में बताना है फैमिली को, परिवार नियोजन पे, ठीक। स्तनपान और शिशु आहार, ब्रेस्ट फीडिंग, जन्म के तुरंत बाद स्तनपान और 6 महीने तक केवल माँ का दूध ही देना है, ये भी एक जो लैक्टेंट मदर है, पीएनसी जैसे पोस्टनेटल मदर हो गई, उसको या उसकी फैमिली को, दोनों को समझाना है। इम्यूनाइजेशन, बच्चों को जानलेवा बीमारियों से बचाने के लिए समय समय पर टीके लगवाने के लिए माता पिता को राजी करना और उन्हें काउंसलिंग करना, इसके बारे में समझाना। एंड नेक्स्ट हम देखते हैं परामर्श और सलाह में अंतर। काउंसलिंग वेस एडवाइस, जैसे कि आपने बोला ये करना है, और काउंसलिंग और एडवाइस में क्या डिफरेंट है। कई लोग क्या होता है, इन्हें एक ही समझ लेते हैं, किसी ने कोई एडवाइस दे दी, और जो काउंसलिंग होती है उनको ना क्या करते हैं, उनकी सेम समझते हैं, लेकिन इनमें ना बहुत बड़ा अंतर होता है। कौन कौन से? आपको उत्तर लिखते समय स्पष्ट करना चाहिए, आपको इसके बारे में जैसे कि पता होना चाहिए। काउंसलिंग और एडवाइस क्या होती है? एडवाइस क्या होती है, इसमें आप मरीज को बताते हैं कि उसे क्या करना चाहिए। यह एक तरफा होता है कि पेशेंट को करना है या नहीं करना, उसने नहीं बोला कुछ भी, उसे समझ आया नहीं आया ये भी नहीं बोला, उसे पसंद आया नहीं आया नहीं बोला, ठीक। ये होता है कि आपने ये बोल दिया कि आपको ये करना चाहिए, ठीक है, अब आप पेशेंट की मर्जी करें या ना करें। काउंसलिंग में क्या होता है, इससे आपको मरीज के योग्य बनाते हैं, वह खुद तय करे कि उसे क्या करना है, या दो तरफा होता है। काउंसलिंग में क्या होता है कि आपको ये उसे समझाना है और आप उसे कैपेबल बनाना है, उसे उसका माइंडसेट चेंज करना है कि हाँ ये चीज़ आपके लिए सही है और आपको ये करना है, ठीक है। तो ये काउंसलिंग में डिफरेंस है। और काउंसलिंग में थोड़ा सा क्या हो जाता है कि हमें उसे अच्छे से डीपली समझाना पड़ जाता है। नेक्स्ट है हमारा कम्युनिकेशन स्किल। अब काउंसलिंग में कम्युनिकेशन स्किल का बहुत बड़ा रोल हो जाता है यहाँ पे, क्योंकि अगर आपकी बात करने की लैंग्वेज है और आपका जो तरीका है
वो बेस्ट है तो काउंसलिंग आपकी इफेक्टिव होगी। यहाँ पे क्या है, नॉन वर्बल अशाब्दिक संचार, बात करते समय आंखों में आंखें मिलाकर बात करना, आई कांटेक्ट, सिर हिलाकर सहमति देना और सही दूरी बनाए। जिससे आप बात कर रहे हैं जिस पेशेंट से या फिर किसी और अदर पर्सन से भी, तो क्या करना है आपको, आई कांटेक्ट करना है। और अगर ज़्यादा ज़रूरत ना हो तो मुँह बात नहीं, मतलब मुँह से आवाज़ नहीं करनी, सिर्फ सर हिला देना है छोटा थोड़ा-सा। और सही जो बीच में गैप है वो मेंटेन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बिल्कुल चिपक के खड़े हो या दूर खड़े हो गए, तो बीच में बैरियर हो रहा हो। और क्या होता है, ओपन एंडेड क्वेश्चन, खुले प्रश्न पूछना। ऐसे प्रश्न पूछे जिनका उत्तर हाँ या नहीं में ना हो। जैसे आप इस बीमारी के बारे में क्या जानते हैं? ना, कि क्या आपको पता है कि क्या है? कि आपको इससे पहले कुछ ये ऐसा हो चुका है? तो आपको ऐसे क्वेश्चन करना है ताकि जिससे कि वो उन क्वेश्चन का जो आंसर होता है ओपनली हाँ, ना या छोटे आंसर में दे सके। ठीक है? अब जो अभी तक हमने पढ़ा है उससे रिलेटेड कुछ देखेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ठीक है? देखते हैं कितना समझ आया आप सभी लोगों को। आप प्रैक्टिस कीजिएगा इससे। एंड देखते हैं, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, स्वास्थ्य परामर्श मुख्य रूप से किस प्रकार की प्रक्रिया, हेल्थ काउंसलिंग है वो किस प्रकार की प्रक्रिया है? वन वे, टू वे, केवल उपदेश देना, केवल दवा देना? तो जो स्वास्थ्य परामर्श या हेल्थ काउंसलिंग होती है टू वे होती है, दो तरफा। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा यहाँ पे हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा टू, परामर्श का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? जो काउंसलिंग होती है उसका मुख्य मेन पर्पस क्या होता है काउंसलिंग का? तो मरीज को डराना, मरीज के व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन लाना, केवल जानकारी देना, अस्पताल की फीस जमा करवाना। तो यहाँ पे हो जाता है कि मरीज को व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन लाना। ऑप्शन नंबर बी राइट। क्वेश्चन नंबर हमारा थ्री है, गेदर विधि में जी का क्या अर्थ है? ग्यू, ग्रीट, गो, गाइड। तो फर्स्टली हम क्या करते हैं, ग्रीट करते हैं, उससे अभिवादन करते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा यहाँ पे हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फोर, परामर्श का वह सिद्धांत जिसमें मरीज की जानकारी गुप्त रखी जाती है क्या कहलाती है? तो जैसे कि परामर्श का कौन सा सिद्धांत है जिसमें मरीज की जो जानकारी होती है, इन्फॉर्मेशन होती है, उसे गुप्त रखी जाती है, उसे कहते हैं गोपनीयता, कॉन्फिडेंटलिटी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा यहाँ पे हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फाइव है, गेदर विधि में एक का क्या अर्थ है? तो गेदर है इसमें विधि, इसमें एक का क्या अर्थ है? एडवाइस, आस्क, ऑक्शन, एम। तो आपको क्या करना है, गेदर का ही फुल फॉर्म याद रखना है, ग्रीट, आस्क, ठीक है, टेल, हेल्प। ठीक है, तो ऐसे क्या करना है, आपको पूरा याद रखना है एक एक वर्ड वाइज। तो ऐसे ना बिहार एएनएम में बहुत ज़्यादा ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि इनका क्या अर्थ है, जैसे कि आप देख रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। आस्क, निम्नलिखित में से कौन सा परामर्श एक सिद्धांत नहीं है? एम्पैथी, जजमेंटल, एक्टिव लिसनिंग एंड एक्सपेक्टेंशन। जो कौन सा है जो एक सिद्धांत नहीं है? तो यहाँ पे भेदभावपूर्ण रवैया, जजमेंटल एटीट्यूड, ये नहीं होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सेवन, व्यक्तिगत परामर्श, इंडिविजुअल काउंसलिंग का सबसे बड़ा लाभ क्या हो जाता है? इसमें कम समय लगता है या बहुत सस्ता होता है? इसमें मरीज अपनी निजी बातें खुलकर बता सकता है या समूह में किया जाता है? तो इंडिविजुअल है तो समूह में बिल्कुल भी नहीं किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये तो कट गया। ये बहुत सस्ता होता है, यहाँ पे महंगे सस्ते की बात ही नहीं हो रही। इसमें कम समय लगता है, तो इंडिविजुअल है तो इसमें समय लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ठीक है, आपको क्या करना है, पहले ऑप्शन को एलिमिनेट करना है कि कौन सा ऑप्शन राइट नहीं हो सकता, उसको तो पहले कट हो गया। तो इससे क्या होता है कि जो लास्ट में ऑप्शन बच रहा हो तो 100% राइट ही है, तो ऐसे कन्फ्यूजन नहीं होती। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 8 है, सामूहिक परामर्श, ग्रुप काउंसलिंग कहाँ सबसे प्रभावी होता है? गंभीर ऑपरेशन के दौरान, वीएचएस एनडी के केवल डॉक्टर के केबिन में, आपातकालीन स्थिति। तो ग्रुप डिस्कशन क्या होता है, जैसे ग्राम स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस के बारे में आप बता रहे हैं, हैंड वॉशिंग बता रहे हैं, तो यहाँ पे राइट हो जाता है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सहानुभूति, इम्पैथी का सही अर्थ क्या होता है? मरीज पर दया करना, मरीज को डांटना, मरीज खुद को मरीज की जगह रखकर उनकी समस्या को समझना। तो इम्पैथी का मतलब यही होता है कि आपको पेशेंट की जगह पे रखना हो, तभी आप उसकी प्रॉब्लम को अच्छे से समझ सकेंगे। सहानुभूति, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा यहाँ पे हमारा। गेदर विधि की किस चरण में मरीज को विभिन्न विकल्पों के बारे में बताया जाता है? अब उनको कौन से जैसे कि स्टेज होती है उसमें लोग पेशेंट को उनकी बहुत जो विभिन्न विकल्प होते हैं, विकल्पों के बारे में बताया जाता है यहाँ पे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा राइट हो जाएगा सी, टेल। ठीक है, आप तब उनको बताते हैं कि आपके पास ऐसे ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 11, परामर्श के दौरान एक एएनएम को कैसी भाषा को वो यूज़ करना चाहिए, कैसी भाषा है जो उससे प्रयोग में लेनी चाहिए? कठिन अंग्रेजी शब्द, जटिल डॉक्टरी शब्द, या सरल और स्थानीय भाषा, बहुत तेज आवाज़। तो जो एक एएनएम है उसे सरल और स्थानीय लैंग्वेज का यूज़ करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 12 है, सलाह और परामर्श में मुख्य अंतर क्या होता है? अब वो किसी को मतलब काउंसलिंग और एडवाइस में जो मेन
डिफरेंस होता है वो कौन सा होता है? कोई अंतर नहीं होता इनमें, दोनों सेम होता है, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। ये ऑप्शन पहले ही रॉन्ग हो गया। सलाह में निर्णय मरीज लेता है, परामर्श में एनम। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट हमारा है परामर्श में मरीज को निर्णय लेने के काबिल बनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा सलाह हमेशा लिखित होती है। तो सलाह में निर्णय जो होती है मरीज लेता है, परामर्श में एनम लेती है। अच्छा, परामर्श में मरीज को निर्णय लेने के काबिल बनाया, इसका आंसर ना आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना। ठीक है, फिर इसके बाद मैं बताऊंगी आप सभी को इसका आंसर क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आप सभी के लिए होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 12। एंड नेक्स्ट हमारा 13 है क्वेश्चन। गेदर विधि में ई का क्या अर्थ है? समाप्त, एक्सप्लेन एंड एग्जिट। एंड नेक्स्ट ऑप्शन हमारा एंट्री। तो यहाँ पे ई का जो होता है अर्थ क्या हो जाता है? विस्तार से समझाना, एक्सप्लेन। ठीक है, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 14। परामर्श में अशाब्दिक संचार जैसे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का क्या अर्थ हो जाता है? चिल्लाकर बात करना, या आई कांटेक्ट, चेहरे के हाव भाव, पर्चे पे लिखना, मोबाइल पर बात करना। तो आई कांटेक्ट यहाँ पे नॉन वर्बल में आ जाता है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 15 है। यदि कोई मरीज परामर्श के दौरान रोने लगे तो एनम को क्या करना चाहिए? अब ऐसा कि कोई पेशेंट है बहुत ज़्यादा सैड है और कौन आप बात करते करते ही रोने लग जाए, तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे? उससे चुप रहने को कहेंगे, कमरे से बाहर चले जाएं, धैर्य रखें और उसे अपनी भावनाएं व्यक्त करने दें, उसे डांटें। धैर्य रखें और उसे अपनी भावनाओं को है रो रो कर बताने दें। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा यहाँ पे हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 16। स्वास्थ्य परामर्श में दृश्य श्रव्य साधनों एवीएट्स का क्या महत्व होता है? इसमें समय की बर्बादी होती है, इससे जानकारी अधिक स्पष्ट और प्रभावशाली होती है, यह केवल मनोरंजन के लिए है, इसमें कोई महत्व नहीं है। तो एवीएट्स का क्या होता है? इससे जानकारी अधिक स्पष्ट और प्रभावशाली होती है। ऑप्शन नंबर बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 17 है। गेदर विधि का अंतिम चरण आर रिटर्न क्यों महत्वपूर्ण हो जाता है? फीस लेने के लिए, मरीज को अस्पताल से बाहर निकालने के लिए, फॉलोअप दोबारा मुलाकात तय करने के लिए, मरीज का नाम रजिस्टर करने के लिए। फॉलोअप दोबारा मुलाकात का डेट या टाइम फिक्स करने के लिए। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा यहाँ पे हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 18 है। परामर्शदाता एनम का व्यवहार कैसा होना चाहिए? एक एनम का या एज ए नर्स आपका हॉस्पिटल में भी पेशेंट आते हैं उनके लिए आपका जो व्यवहार है वो कैसा होना चाहिए? कठोर, गैर निर्णयात्मक, लापरवाह, बहुत अधिक बोलने वाला। तो नॉन जजमेंटल, गैर निर्णयात्मक। आपका जो बिहेवियर है नॉन जजमेंटल, आपको जज नहीं करना है कि उसकी कास्ट क्या है या उसका जेंडर क्या है, वो कैसा है। ठीक है, इन सारी चीज़ों को जज नहीं करना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 19 है। परिवार नियोजन परामर्श के लिए कौन सी विधि सबसे उपयुक्त है? केवल पोस्टर दिखाना, व्यक्तिगत परामर्श, रेडियो पर विज्ञापन, केवल पर्चे बांटना। तो परिवार नियोजन परामर्श के लिए कौन सी विधि सबसे उपयुक्त है? इंडिविजुअल काउंसलिंग। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा यहाँ पे हमारा। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है संचार में बाधा। बैरियर का एक उदाहरण क्या होता है? शोर शराबा होना, स्पष्ट आवाज़, मरीज का ध्यान से सुनना, शांत वातावरण। तो ये तो सब तो होनी चाहिए। तो यहाँ पे शोर शराबा जो होता है वो बैरियर में आ जाता है। ये था आज की क्लास हमारा लास्ट क्वेश्चन। आई होप सभी को ये क्लास जो है पसंद आई होगी। कोई भी डाउट है और जो 12 नंबर क्वेश्चन मैंने होमवर्क में दिया है उसका कमेंट में करके बताएंगे आप लोग सभी लोग राइट आंसर। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जल्दी ही, तब तक के लिए बाय बाय।